नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद और उग्रवाद के मुद्दे पर दुनिया के बड़े बड़े देशों को खरी खोटी सुनाई। यूनाइटेड नेशंस के मंच से विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई सियासत के हिसाब से नहीं हो सकती और किसी भी देश को दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का हक भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक जंग छिड़ी हुई है। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से जो संदेश दिया उसका कनाडा पर क्या असर हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज की बात में। विदेश मंत्री ने दुनिया की बड़ी ताकतों को यूनाइटेड नेशंस से चेतावनी दी तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के सामने अपने पिछले 30 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मोदी ने बताया कि पिछले 30 दिनों के दौरान उन्होंने क्या क्या किया और देश ने क्या उपलब्धियां हासिल की। मोदी ने आज चंद्रयान 3 के मिशन से लेकर इसरो के आदित्य मिशन तक की बात की। प्रधानमंत्री ने आज युवाओं को जो गुरु मंत्र दिया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज की बात में मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की लिस्ट से मची हलचल की भी चर्चा करेंगे। आपको बताऊंगा एमपी में कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी ने कौन सा चक्रव्यूह तैयार किया है और अब कांग्रेस उसकी काट निकालने के लिए क्या रणनीति बना रही है। आज पंजाब से भी एक चौंकाने वाली खबर है, इस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आज की बात में मैं आपको दिखाऊंगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस जुबानी जंग पर विरोधी दल किस तरह चुटकी ले रहे हैं। और आज जब बिहार के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के इंस्पेक्शन के लिए निकले तो कितने मंत्री एब्सेंट मिले, इसकी चर्चा भी आज की बात में करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री की स्पीच की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है। आज इस सेशन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का संदेश दुनिया को दिया। विदेश मंत्री ने दुनिया को भारत की G20 प्रेसिडेंसी की उपलब्धियों के बारे में बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में G20 को जनता पर केंद्रित यानी पीपल सेंट्रिक बनाया है। भारत ने अफ्रीकी यूनियन को इसका मेंबर बनाकर विकासशील देशों की आवाज मजबूत की है। डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में अपने भाषण के दौरान दुनिया की बड़ी ताकतों को सीधा संदेश दिया। कहा कि जब विकासशील देश अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और उन्हें दबाया नहीं जा सकता। लेकिन अपने भाषण में विदेश मंत्री ने सबसे तीखा हमला कनाडा पर किया। कनाडा का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई सियासी नफा नुकसान देखकर नहीं की जा सकती। अगर कोई देश ऐसा पाखंड करता है तो भारत उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। Our vision of one earth, one family, one future sought to focus on the key concerns of the many, not just the narrow interests of a few. But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers, nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. विश्व मंच से विदेश मंत्री ने कनाडा को डायरेक्ट संदेश दिया तो कई देश भारत के साथ खड़े हुए। बांग्लादेश के बाद अब श्रीलंका ने भी इस मामले पर खुलकर भारत का समर्थन किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। वो श्रीलंका में पर भी नरसंहार का इल्जाम लगा चुके हैं, जबकि श्रीलंका के कई वांटेड आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना दिया गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री को ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने से बचना चाहिए। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this
way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. So I'm not surprised that sometime Prime Minister Trudeau comes out with outrageous, unsubstantiated allegations. कनाडा के खिलाफ अगर भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है तो उसकी ठोस वजह है। खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में बैठकर आतंकवाद और अपराध का जो रैकेट चलाते हैं, उसके सबूत भारत ने कनाडा को सौंपे हैं। वहां एक्टिव आतंकियों और गैंगस्टर्स के डोजियर कनाडा को दिए गए हैं और कार्रवाई की मांग की गई है। भारत ने कनाडा को जो एविडेंस, जो सबूत दिए, उसके कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। असल में पंजाब के नौजवानों के बीच कनाडा जाकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की ख्वाहिश बढ़ रही है, लेकिन न तो सबके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो कनाडा का वीजा हासिल कर सके और ना ही सबके पास वहां रहने का खर्च उठाने लायक पैसे होते हैं। खालिस्तान समर्थक उग्रवादी नौजवानों की इसी मुश्किल का फायदा उठाते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, परमिंदर पंगली और भगत सिंह पराड़ जैसे चरमपंथी कनाडा से खालिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए पंजाब के भोले भाले नौजवानों को अपना मोहरा बनाते हैं। उन्हें प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर, ऐसी छोटी मोटी नौकरी या फिर गुरुद्वारों में सेवादार, पंथी या रागी जैसे धार्मिक काम करने के बहाने बुला लेते हैं। फिर यह आतंकवादी इन नौजवानों को अपने खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में 30 से ज्यादा गुरुद्वारों पर इन खालिस्तान समर्थकों ने कब्जा किया हुआ है। वो गुरुद्वारों को मिलने वाले दान की रकम को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नौजवानों को बरगलाने के काम में पंजाब में बैठे खालिस्तानियों के एजेंट उनकी मदद करते हैं। पंजाब से कनाडा ले जाए गए इन युवाओं को सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे प्रतिबंधित संगठन प्रोटेस्ट करने, खालिस्तान के रेफरेंडम को सपोर्ट करने जैसे एजेंडे में यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सिख फॉर जस्टिस नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अरबों रुपए की अपनी जायदाद बना रखी है। वो हर बच्चे से असाइलम के नाम से लाखों रुपया लेता कि मैं तुझे यहां पे नागरिकता दिलवाऊंगा। और उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है कि तुम पहले वहां से चिट्ठी मंगाओ। इंडिया से चिट्ठी भेजते हैं, हमारे एक एमपी हैं, वो चिट्ठी भेजते हैं कि इसको खतरा है, इसको मार दिया जाएगा। फिर वो चिट्ठी के ब्याह पे जब कोई इंडिया से डिप्लोमेट जाता है, प्रधानमंत्री, गृह, कोई भी जाता है, उसको विरोध करने भेजते हैं कि तुम 20-25 लड़के जाओ, विरोध करो, फिर पैसे जाएगा कि देखो इंडिया का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको जान को खतरा है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका वो असाइलम अप्लाई करता है। ये एक मोडस ऑपरेंडी है उसकी, जिसके चलते उसने हजारों बच्चों की ऐसे जिंदगी बर्बाद की और अरबों रुपया कमाया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स और कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच एक नेक्सस है। पंजाब की बम्बीहा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अर्श डाला गिरोह कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों जैसे हरिंदर सिंह रिंदा, गुरपतवंत पन्नू और मारे गए हरदीप निज्जर की मदद करते हैं। दोनों मिलकर पंजाब में अपनी एक्टिविटीज चलाते हैं। इसलिए जब भारत में किसी क्रिमिनल पर सिक्योरिटी एजेंसीज का प्रेशर बढ़ता है तो उन गैंगस्टर्स को कनाडा बुला लिया जाता है। बिश्नोई गैंग का गोल्डी बराड़, बम्बीहा गैंग का सुखदूल सिंह सुक्खा और अर्श डाला इसी तरह कनाडा पहुंचे। ये खालिस्तानी आतंकवादी और अपराधी गैंग आईएसआई के भेजे हथियार कश्मीरी आतंकवादियों को पहुंचाने में भी मदद करते हैं। कनाडा पिछले 40 साल से भी ज्यादा वक्त से दक्षिण एशिया के अपराधियों और खालिस्तानी आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी भी यह मानती है कि उसके यहां भारत से भागकर आए खालिस्तान समर्थक उग्रवादी और गैंगस्टर्स बहुत एक्टिव हैं। वो अपनी गतिविधियां खुलकर चला रहे हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS के एक्स चीफ वॉर्ड एल्कॉक ने एक इंटरव्यू में यह सच्चाई स्वीकार की। वॉर्ड एल्कॉक ने सवाल उठाया कि आखिर उनके देश की सरकार
इन खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? There starts to get more complicated, and that's a question that nobody is talking about at this point in time, and the Prime Minister hasn't mentioned either. And that question is, to what extent have groups in Canada become too active in supporting an independent Khalistan? Remember, it is the Pakistan. It is Sikh terrorists who brought down Air India and led a couple of other attacks in Canada. So there is a history in this country of Sikh extremism verging into terrorism. To what extent there was a drive behind the inaction, which doesn't make the inaction excusable, but was it because there is a question there whether it was this action was taken. वॉर्ड एल्कॉक 1994 से 2004 तक कनाडा के स्पाई चीफ रहे थे, इसलिए उनका बयान मायने रखता है और जस्टिन ट्रूडो सरकार के इरादों पर सवाल भी खड़े करता है। वैसे आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कनाडा ने तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे को भी अपने यहां छुपने की जगह दी थी, उसका भी बचाव किया था। जनरल वीके सिंह ने कहा कि कनाडा की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत के साथ उसका तनाव बढ़ा है, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आतंकवादियों को अपनी गतिविधियां चलाने की इजाजत देता है। कनाडा का कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि वहां पर आतंकवादियों को शरण मिलती रही है। सबसे बड़ी आतंकी घटना थी जब एयर इंडिया का फ्लाइट 127 जो है, जो आयरलैंड के पास बम से उड़ी और उसमें बब्बर खालसा का नाम आया। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई भारत के लिखने के बाद। काफ़ी बार भारत ने लिखा, केस चलता रहा। 21 साल के बाद एक आदमी उसमें ब्लेम किया गया, जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों की उसके पास सिटीजनशिप थी। हुआ उसका कुछ नहीं। भारत हमेशा से कहता रहा है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ या जो किसी देश के अंदर गलत काम करके आए, उनको सिर्फ ये कहकर मत रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे थे उनमें से एक जो है कनाडा के अंदर। तो ऐसे देश को आप क्या कहेंगे? और खासकर जब उस देश की धरती से ये लोग अपने देश के खिलाफ गलत चीज़ें करते हैं, गतिविधियां उनकी ऐसी होती हैं जिससे कि वहाँ पर आतंकवाद फैले या उसके खिलाफ बोला जाए, या उनके जो एम्बेसी हैं उनके खिलाफ या कॉन्सुलेट के खिलाफ प्रदर्शन किए जाए, उनको डराने की कोशिश की जाए। तो मेरा मानना है कि किसी भी सभ्य देश को उसके खिलाफ डिप्लोमेटिक कंडीशंस के अंदर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा वहाँ पे नहीं हो रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भगोड़े अपराधियों ने पाकिस्तान, भारत और कनाडा के बीच क्राइम का ट्रायंगल बना लिया है। इसमें उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिलती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब से भागकर कनाडा गए गैंगस्टर्स ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स लाते हैं। फिर ये ड्रग्स पंजाब में बैठकर उनके गैंग के मेंबर पूरे राज्य में सप्लाई करते हैं। ये ड्रग्स दूसरे राज्यों को भी भेजी जाती है। ड्रग स्मगलिंग से होने वाली कमाई का एक हिस्सा खालिस्तानी समर्थक उग्रवादियों के पास जाता है। कुछ रकम ISI के हैंडलर्स के पास भी जाती है, जो ड्रग्स की तस्करी में मदद करते हैं। हाल के दिनों में पंजाब में ड्रोन से भेजी गई ड्रग्स की खेप से इस रैकेट का खुलासा हुआ। खालिस्तानी उग्रवादियों को ड्रग तस्करी में मदद मिलती है, उसका इस्तेमाल वो कनाडा में अपनी एक्टिविटीज और पकड़ बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए खालिस्तान की डिमांड करने वाले कभी भी पाकिस्तानी पंजाब की मांग नहीं करते। ISI से पैसे कोई क्यों लेगा? गुरपतवंत पन्नू को कहो कि तुम अपने माइक पे आकर एक बार बोल कि पाकिस्तान गद्दार है, पंजाब के अंदर नशा धकेलने वाला है, पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, और जिस खालिस्तान की तुम मांग करते हो, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की तुम मांग करते हो, उसका 2/3 पाकिस्तान में है। क्यों तुम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते? क्यों तुम नहीं कहते कि 2/3 हमारा तुम जमीन दबाकर बैठे हो हमारे पंजाब का? वो तो सबसे पहला हक है ना। जो 2/3 महाराजा रंजीत सिंह की और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तो सबसे पहला हक है। अगर तुम सच्चे हो तो फिर पहले उस पर सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम उनसे पैसे लेते हो और उनके पैसों के एवज में तुम उनकी भाषा बोलते हो जो हमारे सिखों का नुकसान करते हैं।
हमारे बच्चों को नशा परोसते हैं, पंजाब को, पंजाबियत को मारने की और तबाह करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तुम उससे पैसे लेके उसकी भाषा बोलते। कनाडा के लिए भारत का मैसेज क्लियर है, आतंकवाद पर उसका दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए तो घर में ही उनका विरोध हुआ। विपक्षी दल के नेताओं से लेकर एक्स इंटेलिजेंस चीफ सब ने अपने प्राइम मिनिस्टर के दावे पर सवाल उठाए। भारत पर इल्जाम लगाकर ट्रूडो घर में ही गिर गए हैं और दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि किसी को उनके दावों पर यकीन नहीं है। दूसरा, कनाडा को इंडो पैसिफिक में भारत के सहयोग की जरूरत है। इंडो पैसिफिक में भारत की मदद के बिना कनाडा का काम नहीं चल सकता। तीसरी बात, कनाडा को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी भारत का साथ चाहिए, इसलिए कनाडा के रुख में नरमी आने लगी है। लेकिन इस विवाद में भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है, जब तक कनाडा आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक उसके साथ रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब कनाडा को भी समझ में आ रहा है कि भारत एक वर्ल्ड पावर है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है और एक बड़ी मिलिट्री ताकत भी है, इसलिए उसके साथ भिड़ना कनाडा के हित में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर वो अहमदाबाद में एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले मोदी आज दिल्ली के एक प्रोग्राम में नौजवानों के बीच थे। उन्होंने युवाओं को देश की अचीवमेंट्स बताई, पिछले 30 दिनों का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और साफ साफ कहा कि बीते 30 दिनों में उनकी सरकार ने जो काम किए, जो फैसले लिए, वो 21वीं सदी में पूरी दुनिया की दिशा बदलने का पोटेंशियल रखते हैं और उसका फायदा देश की युवा पीढ़ी को भी मिलना तय है। असल में दिल्ली में जिस भारत मंडपम में G20 समिट हुआ, उसी जगह पर आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नौजवानों के सामने पिछले 30 दिनों में किए गए काम सामने रखे। चंद्रयान 3 का जिक्र किया, आदित्य L1 सोलर मिशन की बात की, G20 की कामयाबी गिनाई, नई संसद का इनॉग्रेशन याद दिलाया, संसद में विमेंस रिजर्वेशन बिल का जिक्र किया और नौजवानों को दी जा रही सरकारी नौकरियों की भी बात की। मोदी ने कहा कि देश अब काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, बड़े फैसले कर रहा है, दुनिया के तमाम देशों को लीड कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज पूरी दुनिया इस बात की कायल है, भारत की तारीफ हो रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 30 दिनों में उन्होंने 85 वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की है। इससे भारत की स्पीड और स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोदी ने युवाओं को आज एक नया मंत्र भी दिया और कहा कि देश बड़े बड़े कदम उठा रहा है, तो नौजवानों को भी बड़ा सोचना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आपके सामने मैं आज आया हूं तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहां जाए। और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। बीते 30 दिनों में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। और ये करीब करीब आधी दुनिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा, होता है ना। जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं, जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं, तो भारत के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है।
मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचे, थिंक बिग। मोदी ने इस प्रोग्राम में तमाम बातें की, सरकार की उपलब्धियां बताई, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि कुछ लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं कि कई लोगों को मोदी सरकार निशाना बनाती है, उन्हें जेल में डाल रही है, करप्शन के केस बना रही है। उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है। मोदी ने कहा कि उनके एक्शन से कुछ लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उनकी सरकार वही कर रही है जो देश की पब्लिक चाहती है। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे, कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। साथियों, आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं, बिचौलियों और लीकेज को रोकने के लिए कई तरह के रिफॉर्म्स लाकर और दलालों को सिस्टम से बाहर कर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, जहां अहमदाबाद के कार्यक्रम में उनका इंतजार हो रहा था। प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए उस प्रोग्राम की जगह तक पहुंचे जहां बीजेपी की महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, उन्हें धन्यवाद दिया। नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भी अपनी बात यहीं से शुरू की। मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन पर गुजरात से हर साल उन्हें तमाम राखियां पहुंचती हैं। इस बार उन्होंने पूरे देश की बहनों के लिए राखी का रिटर्न गिफ्ट पहले से तैयार कर लिया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वही गिफ्ट है जो महिलाओं का बरसों पुराना सपना पूरा करेगा। हमेशा की तरह इस बार भी आपने रक्षाबंधन पर मुझे ढेर सारी राखियां भेजी थी और हमारे यहां जब राखी मिलती है तो भाई की तरफ से गिफ्ट देने का भी रिवाज है। मैंने इस बार गिफ्ट पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन उस समय बता तो सकता नहीं था। आज मैं ये कह सकता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की मेरी माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। आप सब जानती हैं कि आजादी के इतने दशक तक नारी शक्ति के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं हुआ। देश की आधी आबादी की पूरी भागीदारी के बिना देश तेज विकास नहीं कर सकता है। विमेन रिजर्वेशन बिल जब से संसद के दोनों सदनों में पास हुआ है, उसके बाद से विपक्ष कभी ओबीसी को उनका हक ना देने को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, कभी इस बिल का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। आज शरद पवार ने भी इसी बिल को लेकर मोदी पर सवाल उठाए और कहा कि मोदी बार बार कह रहे हैं विपक्ष इस बिल को पास कराना नहीं चाहता था। इस बार भी विपक्षी दलों को मजबूरन इसके पक्ष में वोट देना पड़ा। ये बात गलत है। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बात कही कि भारत संसद में एक राय से महिला को आरक्षण देने का तो निर्णय हो गया। इसमें दो सदस्य छोड़कर सभी सदस्यों की सहमति थी। एक ही मांग कुछ लोगों की थी कि आरक्षण हमें मंजूर है, और आरक्षण में जैसे अदर आरक्षण में SC/ST को सुविधा दी है, वैसे ही OBC को यहाँ अभाव से नीति देने की आवश्यकता है। ये बात कही गई, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई वो यूनानिमस से हो गई 102 मेंबर्स, और इससे
ऐसी स्थिति होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के उनके साथियों ने उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, घमंडियों ने, वो जो यहाँ रिलेक्टेंस से शामिल हो गए, ये बात सच नहीं है। हम खुशी से ये बात हमने बताई। महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया है, तो अब राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक सारे विपक्षी नेता ये बताने में जुटे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया। लेकिन जो बात ये सारे नेता नहीं बता रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये एक सच्चाई है कि विमेन रिजर्वेशन बिल पिछले 30 साल से अटका हुआ था। कभी किसी पार्टी ने अड़ंगा लगाया, कभी किसी दल ने बहाना बनाया। शरद पवार भी केंद्र में 10 साल यूपीए सरकार में मंत्री थे। उन्होंने आज ये नहीं बताया कि 10 साल में उन्होंने कितनी बार विमेन रिजर्वेशन बिल पास कराने की कोशिश की। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को अपना बताने में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि अगर इस बिल से उसे इतना लगाव था तो संसद के दोनों सदनों से पास क्यों नहीं करवा पाई, महिला आरक्षण का कानून क्यों नहीं बनवा पाई। ये सच है कि विमेन रिजर्वेशन बिल सभी दलों के सहयोग से, उनके समर्थन से पास हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो वो सरकार की इच्छा शक्ति का था, उसकी पॉलिटिकल विल का था। मोदी ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाया। जब सभी पार्टीज इस सेशन के एजेंडे की अटकलें लगा रहे थे तो सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश करके सबको चौंका दिया। मोदी ने एक सियासी दांव से सभी दलों को इस बिल को सपोर्ट करने को मजबूर कर दिया। वैसे मोदी ने अपने एक और दांव से कांग्रेस को चौंका रखा है। मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को उतारकर एक बड़ा सरप्राइज दिया। लेकिन बीजेपी की आज जो तीसरी लिस्ट आई है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। इस लिस्ट में नाम तो सिर्फ एक कैंडिडेट का था, लेकिन इसमें कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ को घेरने का पूरा खाका शामिल था। आज बीजेपी ने तीसरी लिस्ट निकाली, सिर्फ एक नाम है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को उम्मीदवार बनाया है। मोनिका बट्टी 7 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले मोनिका बट्टी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की अध्यक्ष थीं। मोनिका के पिता मनमोहन शाह इसी सीट से 2013 में निर्दलीय चुनाव जीते थे। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। 2018 चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 में से 7 असेंबली सीट्स कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। दरअसल बट्टी को उतारने के पीछे बीजेपी की रणनीति आदिवासी वोटों को अपनी तरफ लाना है। छिंदवाड़ा में बड़ी तादाद में आदिवासी वोटर्स हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में जब नकुल नाथ छिंदवाड़ा से जीते थे तो बीजेपी उम्मीदवार से उनकी जीत का अंतर 37,000 के करीब था। इस चुनाव में तीसरे नंबर पर गोंडवाना पार्टी के मनमोहन बट्टी ही थे, जिन्हें करीब 36,000 वोट मिले थे। अब बीजेपी आदिवासी वोटों के सहारे कमलनाथ को चैलेंज कर रही है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया है। जिस वक्त टिकट का ऐलान हुआ उस वक्त भी पटेल छिंदवाड़ा में थे। प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ को चैलेंज किया कि इस बार वो छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक भी असेंबली सीट नहीं जीतने देंगे। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूं। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। वैसे कल भी बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला था। एमपी चुनाव में पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों, 7 सांसदों समेत कई हैवीवेट उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, ऐसे बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनाव के मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की घबराहट बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़े चेहरे उतारने से बीजेपी की परेशानियां कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए
कई कंटेंडर्स एक दूसरे को काटने में लगे रहेंगे। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। दिग्विजय के तंज का जवाब खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत तय हो गई है। शिवराज ने कहा कि दिग्विजय बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी के इस दाव की काट कहां से लाएं। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट को लेकर सीधे शिवराज को ही टारगेट कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी शिवराज की नाकामियों से परेशान है, इसलिए कोई भी बड़ा नेता उनका नाम ही नहीं लेता। पवन खेड़ा ने कहा कि हो सकता है बीजेपी शिवराज को चुनाव में ही ना उतारे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारना बताता है कि एमपी में उसकी हार तय है। कर्नाटक में हमने जो किया तो इनको लगता है कि शायद उसी वजह से हम जीते। पहले लिस्ट निकाल दो। इन्हें नहीं समझ में आता कि आप लिस्ट पहले निकालो, ज्यादा निकालो, पूरे के पूरे केंद्रीय कैबिनेट को लड़ा दो वहां, उससे क्या होने वाला है? जो होना है वो दिख रहा है, वो इनके अपने सर्वे में भी दिख रहा है, टेलीविजन चैनल्स जो अपने सर्वे करवाते हैं उसमें भी दिख रहा है, और कांग्रेस के सर्वे में जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। तो उन्हें समझ में आ गया है क्या होने वाला है। इसलिए अब ये पहले लिस्ट निकाल दी, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा दिया, जो करना है कर लीजिए। अब बेचारे तोमर जी परेशान है, कल रात से उन्हें नींद नहीं आई, सुना भाई हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, ये हालत कर दी उनकी। तो हमें क्या मालूम साहब, उनकी लिस्ट है, वो गा भी रहे हैं हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, उनको ले आते, उनको भी लड़ा देते, उन्हें भी मालूम पड़ जाता क्या होने वाला है। अब अगर वो नहीं लड़ रहे तो सिर्फ अपनी हार को विलंबित कर रहे हैं। ये वाला नहीं हारे तो अगला हार जाएंगे, लोकसभा हार जाएंगे, वो चलने दीजिए। जब भाषणों में नाम गायब हो जाए, जब लिस्ट में नाम गायब हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हार मान ली भारतीय जनता पार्टी। आप अपने मुख्यमंत्री को अगर नाकारा साबित करने पर तुले हुए हैं सार्वजनिक रूप से, तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी, जनता उन्हें वोट क्यों देगी? कल की जो लिस्ट आई, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही नतीजे आ गए, इससे ज्यादा और कुछ कहना उचित नहीं होगा। पवन खेड़ा ने नाम लेकर यह इशारा किया कि नरेंद्र सिंह तोमर असेंबली इलेक्शन लड़ाने के पार्टी के फैसले से खुश नहीं है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर इस बात को गलत बता रहे हैं। तोमर ने कहा कि वो जो कुछ है पार्टी की वजह से, अब पार्टी चाहती है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है। कांग्रेस को इस पर एतराज क्यों है? केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि कुल मिला के कांग्रेस भयभीत है मोदी जी की लोकप्रियता से, और इसलिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फालतू बातें करके अपना काम चला रही है। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के जो रावड़ी मानसिकता के लोग होते हैं वो और किसी से किसी की तुलना कर ही नहीं सकते। एमपी कांग्रेस के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला एक अलग थ्योरी लेकर आए। उन्होंने कहा कि शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्लान का हिस्सा है, वो तो चुनाव हार ही रहे हैं, एमपी के दूसरे बड़े नेताओं को भी अपने साथ लेकर डुबाना चाहते हैं ताकि हार की जिम्मेदारी उन पर न आए। और पस्त भाजपा का चेहरा अब सामने है। अब उन्हें यह मालूम है शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने एक नई शतरंज की चाल चली, जिसे अगर मैं हिंदी फिल्म के मुहावरे में कहूं तो शिवराज ने सोचा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। सारे प्रतिद्वंदियों को जो बीजेपी में उनके हैं, शिवराज जी के और ज्योतिरादित्य सिंधिया के, सबको वहीं फंसा दिया लाकर, ताकि ना बांस रहेगा ना बांसुरी,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त और हार का सामना कर रही है। उन्होंने कल ये स्वीकार कर लिया कि उनके पास चुनाव लड़ाने योग्य उम्मीदवार भी नहीं। जो लोग सांसद का चुनाव हार रहे हैं, उनको विधानसभा में लाना इस बात का ज्वलंत सबूत है। सुरजेवाला के इस दावे के जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कांग्रेस की घबराहट है। कांग्रेस एमपी चुनाव जीतने के हसीन सपने देख रही है, लेकिन ये पूरे नहीं होने वाले। सच्चाई यह है कि एमपी की जनता एक बार फिर मोदी के नाम पर और काम पर बीजेपी को ही सत्ता में वापस लाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। अब कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, वो कांग्रेस जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। बीजेपी के इस फैसले के पीछे कौन है, बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, ये बताया कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय लंबे वक्त से चुनावी राजनीति से दूर थे, संगठन का काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें इंदौर 1 सीट से उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय खुद भी हैरान दिखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को यह कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अब लीडरशिप ने उन्हें आदेश दिया है तो वो मानेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बड़े बड़े नामों को उतारना अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। विजयवर्गीय ने कहा कि इस फैसले से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और कांग्रेस एमपी मध्य प्रदेश में बीजेपी के हारने का जो नैरेटिव तैयार कर रही है, उसे बदलने में कामयाबी मिलेगी। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकें। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं। आज से वो नैरेटिव टूट गया, और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा, 3/4 बहुमत से जीत सकती है। ये एक, जैसे अब इंदौर में अभी मुझे सब कहा 9 की 9 सीट जीत रही, अभी नीमच मंदसौर वहाँ से सब दूर से एकदम ऐसे फ़ोन आए और सब दूर पटाखे फूट रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की हैं, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ, तो हम क्या उतरे हैं। कोई एक व्यक्ति नेता नहीं है। अभी हमारे 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। चारों स्थानों पर हमने नेता किसी को नहीं, छत्तीसगढ़ नेता किसी को भी हमने नहीं बताया, और चारों जगह हमारे सभी वहाँ के प्रदेश के नेता और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से तो कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हर जगह दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी ने अभी मध्य प्रदेश के सिर्फ 79 सीटों के लिए उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं। अभी 151 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। देखना होगा कि विपक्षियों को चौंकाने के लिए अभी बीजेपी ऐसे कितने सरप्राइज देती है, क्योंकि 20 साल से मध्य प्रदेश पर राज कर रही बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे मध्य प्रदेश चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के सामने एक और चैलेंज खड़ा हो गया। ये चैलेंज है गुर्जर समाज की नाराजगी का। कल ग्वालियर में गुर्जर समाज ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ हुई।
गुर्जरों की भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर हमला बोल दिया। 50 से ज्यादा अफसरों की गाड़ियां तोड़ दी। गुर्जरों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने कलेक्टर ऑफिस के सामने बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बैरिकेड भी तोड़ दिया गया। बेकाबू भीड़ ने कलेक्ट्रेट के कैंपस का दरवाजा भी गिरा दिया। पुलिस रोकती रही, भीड़ मानी नहीं और गेट तोड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गई। प्रदर्शनकारी गुर्जरों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने चेतावनी दी, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के कांच टूटे, अंदर खड़ी गाड़ियां टूटी और आखिरकार भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। देख के पत्थर आ रहे हैं। कल गुर्जर समाज ने ग्वालियर के फूलबाग में एक महापंचायत बुलाई थी। इसके लिए पुलिस ने परमिशन दी थी। मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से गुर्जर समाज के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे, लेकिन महापंचायत के बाद यह भीड़ अचानक उपद्रव करने लगी। भीड़ डीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन देना चाहती थी। करीब 5-6 हजार की भीड़ कलेक्ट्रेट दफ्तर पर पहुंच भी गई, लेकिन रास्ते में जो गाड़ियां आईं उसे निशाना बनाया गया। डीएम गुर्जर नेताओं से मिलने के लिए दफ्तर के बाहर आए, इसके बावजूद गुर्जरों ने अंदर जाने की जिद की। दफ्तर के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ दिए। दफ्तर में डीएम, नगर निगम कमिश्नर, तहसीलदार समेत कई अफसरों की गाड़ियां खड़ी थी, जो सब तोड़ दी गई। ऑफिस बिल्डिंग पर पत्थरबाजी की गई। हमारी संवाददाता गुनिका अरोड़ा आज जब ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंची तो वहां बड़े बड़े पत्थर अभी भी मौजूद थे। हम इस वक्त ग्वालियर के जिला कलेक्टर के उस प्रीमाइसेस में मौजूद हैं, जहां पर ये पूरा उपद्रव लगातार चलता रहा। दरअसल 5 बजे के करीब गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। पहले उन्होंने बाहर यानी कि प्रीमाइसेस के बाहर, गेट के बाहर उत्पात मचाया और उसके बाद बड़ी संख्या में ये लोग अंदर की तरफ आते रहे। दरअसल इनकी मांग थी कि ये कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन जब इनसे कहा गया कि आप बाहर ही ज्ञापन दे दे तो ये लोग नहीं माने। उसके बाद ये अंदर की तरफ आए। इनका कहना था कि ये दफ्तर के अंदर जाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे उत्पात मचाया गया। पूरी बिल्डिंग जो कांच से बनी हुई है उस पर पत्थर फेंके गए, बड़ी बड़ी ईंटें उस पर मारी गई और उसके बाद देखिए कैसे कांच के टुकड़े जो है वो टूट कर गिरे हैं और पत्थर देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मारे गए हैं। यहाँ पर उन पत्थरों को बकायदा एक तरफ कलेक्ट करके रखा गया है, क्योंकि ऐसे कई पत्थर अलग अलग जगह पर पड़े हुए मिले हैं। ये देखिए इतने ज्यादा पत्थर के टुकड़े उठाकर यहाँ पर मारे गए हैं और ये कुछ पत्थर इकट्ठे करके साइड में रखे गए हैं। ऐसे ही कई पत्थर के टुकड़े इस वक्त अंदर बिल्डिंग में पड़े होंगे, जहां जो कि अंदर लगातार मारे जा रहे थे। अंदर पत्थरबाजी जिस तरीके से बाहर से की जा रही थी, ऐसे में जो फोर्स यहाँ पर था वो बहुत कम संख्या में था। लगभग 100 से 200 पुलिस वाले थे जो कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थे। इतनी ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि यहाँ पर उपद्रव लगातार बढ़ता गया। आप जहां पर भी बिल्डिंग में नजर डालें वहां पर देखिए कैसे पूरी तरीके से पत्थर मार कर ये कांच को तोड़ा गया है और कांच के टुकड़े टूट कर बिखरे हैं। गुर्जरों के उपद्रव के इस मामले में ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के एफआईआर में 20 लोगों को नामजद किया गया है। 700 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस है और करीब 14 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस की एफआईआर में यूपी के बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर और सरधना के एसपी विधायक अतुल प्रधान का भी नाम है। ग्वालियर के एएसपी ऋषिकेश मीणा का कहना है कि ये घटना अचानक नहीं हुई, इसके पीछे साजिश है। एएसपी ने कहा कि महापंचायत में आए लोगों को गुर्जर नेताओं ने भड़काया, उसी के बाद भीड़ बेकाबू हुई। समाज विशेष का एक महासभा थी और ये कह के हमसे परमिशन ली गई थी, सशर्त परमिशन ली गई थी कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से होगा। पर्याप्त व्यवस्थाएं थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस विश्वास के साथ में ये चीज़ हुई थी कि हम सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रखेंगे, अपना जो सभा है उसको करेंगे। लेकिन जो युवा आए थे 6-7 हज़ार की संख्या में और जिस तरीके से उन्होंने एक बेकाबू भीड़ जो थी, जो कहीं ना कहीं उनको शायद पहले से ये मैसेज दिया गया था कि इस तरीके की हरकतें करनी है, बिना परमिशन के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने की जिद और जो एक रैली के रूप में पूरा भीड़ निकली है, तो ये बहुत ही उन्माद के रूप में और इन्होंने फिर जो बवाल किया है वो उससे पूरे ग्वालियर की जनता को भी परेशानी हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है। शायद ये कहीं ना कहीं बहुत ही सोचा समझा और कुछ जो लीडरशिप लेवल पे भी कुछ जो बदमाश किस्म के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसमें अंदरूनी मतलब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये प्लान्ड वे में था।
इसमें सबसे बड़ी जो एक विडंबना थी या फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि कुछ जनप्रतिनिधि जो एमपी से थे, कुछ बाहर से आए थे, उनकी उपस्थिति में बार बार भड़काऊ भाषण दिए गए थे और युवाओं को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की गई थी। दरअसल ये सारा बवाल ग्वालियर में राजा मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर है। इस मूर्ति को लेकर गुर्जर और राजपूतों में विवाद है। राजपूत समाज दावा करता है कि मिहिर भोज राजपूत थे, गुर्जर उन्हें अपनी जाति का बताते हैं। कोर्ट के ऑर्डर से इस मूर्ति को एक टिन शेड से घेर दिया गया है। राजपूत और गुर्जरों के बीच विवाद की वजह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब गुर्जर समाज मांग कर रहा है कि ये टिन शेड हटाया जाए। पंजाब की सियासत से आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भगवंत मान की सरकार गिर जाएगी। पंजाब में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 32 एमएलए उनके संपर्क में हैं और भगवंत मान सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। बाजवा ने कहा जिस दिन कांग्रेस पंजाब की सारी 13 लोकसभा सीटें जीत लेगी उसी दिन भगवंत मान की सरकार गिर जाएगी। देखो गल इस तरह है, पंजाब कंप्लीटली करजाई हो चुके हैं, कोई रस्ता होर नहीं इन्हां नूं बाहर दा राह विखाण दा। ते डेमोक्रेसी दे विच लोक राज दे विच इलैक्शन आने वालियां 7-8 महीनों नूं पार्लीमेंट। मेरी अपील है समूह पंजाबियों नूं, हर वर्ग नूं, भावें सिख है, भावें हिंदू है, भावें मुस्लिम है, भावें ईसाई है, भावें साडा दलित वर्ग है, भावें साडियां पछड़ियां श्रेणियां, साडियां भैणां ने। टाइम है 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां कांग्रेस ने लड़नियां ने, साडा समर्थन दो। 13 सीटां ते जित्ती है, मैं तुहानूं यकीन दिवाना है सरकार ये उस तो बाद 13 सीटां जे तुसीं सानूं जिताओगे 2 महीना तो वध नहीं कटेगी, क्योंकि मिनिमम 32 बंदे मौजूदा जिहड़ी आप दी सरकार दे एमएलए ने मेरे नाल टच ने, 32 आदमी, 18 साडे कोल नेड़े जे काम पहुंच गया, थोड़ा जिहा लाहौर मारना चित करके सुट। कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार को टारगेट किया तो भगवंत मान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। फौरन उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाजवा तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया नहीं। अब वो दूसरी पार्टी छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी प्रताप सिंह बाजवा के दावे का मजाक उड़ाया। आम आदमी पार्टी के नेता मानविंदर कांग ने कहा कि बाजवा के अपने भाई और उनकी पार्टी के दूसरे नेता तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, बाजवा उनको तो रोक नहीं पाए। अब बताएं कि वो अपनी पार्टी हाईकमान के टच में भी हैं या नहीं। बाजवा साहब ये दसन, ये कहते ना मेरे नाल 32 एमएलए इन टच है, पहले तो ये दसन ये किहदे नाल इन टच है। पहला कहंदे सी मेरा भाजपा दा जहाज इत्थे उतरना, भरा इन्हां दे ਉਹ भाजपा ਦਾ जहाज चढ़ गए। साबका कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ भाजपा ਦਾ जहाज चढ़ गए, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ कि कांग्रेस में। विपक्षी दलों ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए हाथ तो मिला लिया, लेकिन अलग अलग राज्यों में इन दलों के बीच आपस में ही मुकाबला है। इन पार्टियों की स्टेट यूनिट्स के बीच टक्कर है। कोई भी पार्टी नेता किसी से कम नहीं पड़ना चाहता। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ना तय है। पटना से आज एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास सचिवालय पहुंच गए। सबसे पहले वो विकास भवन के अंदर गए और शिक्षा विभाग का जायजा लिया, लेकिन इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर वहां नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्री को फोन लगा दिया और कहा कि मैं आपके विभाग में घूम रहा हूं, आप कहां हैं। इसके बाद नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग गए, वहां भी अफसर गायब थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे। फिर वो कृषि मंत्री के चेंबर में गए, वहां भी कुर्सी खाली थी। गन्ना उद्योग विभाग में गए, वहां भी मंत्री नहीं थे। सिर्फ उद्योग विभाग के दफ्तर में अपर मुख्य सचिव से नीतीश कुमार की मुलाकात हो पाई।
विकास भवन के करीब ही विश्वेश्वरैया भवन है। नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो वहां भी तकरीबन ऐसा ही नजारा था। अब सुबह के 10 बज चुके थे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार लौट रहे थे कि अशोक चौधरी आ गए। इसके बाद नीतीश कुमार जब बाहर आए तो साफ कहा कि वक्त पर ऑफिस ना पहुंचना ठीक नहीं है। सबको 9:30 बजे तक दफ्तर पहुंच जाना चाहिए। सब जगह हम देख रहे हैं कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है। कोई नहीं रहते हैं तो तुरंत कहवाते हैं कि भाई कहे नहीं समय पर आए हो। 9:30 बजे सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं। इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में नहीं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। सीरियस सब बाकी ये सब इसको तो देखने हम जानते हैं, इसको बहुत बड़ा न बनवाए हैं। एक बार थोड़ा गिर गया था तो उसके बाद बाकी सब आज भी देख लिए ताकि ठीक हो जाए। आज की बात में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।